हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी यूज़फुल भी है, बशर्ते आप वीडियो को पूरा देखें। तो क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान काम नहीं आता, क्योंकि उस बेस पर व्यक्ति बोलता तो ज़रूर है लेकिन कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल पाता। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, बड़ी ज़रूर है लेकिन काफ़ी कामगार साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं निजी सुरक्षा के अधिकार के बारे में, यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं निजी सुरक्षा का अधिकार। और निजी सुरक्षा के अधिकार को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि निजी सुरक्षा वर्ड किन किन वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है या फिर किस किस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपकी कोई भी निजी वस्तु हो या फिर आपकी कोई संपत्ति हो या आपकी शरीर से संबंधित कोई बात हो, तो उसकी सुरक्षा जो होगी वही निजी सुरक्षा के संबंध में आती है। चलिए जानते हैं कि राज्य ने व्यक्ति को निजी सुरक्षा के अधिकार क्यों दिए हैं और उनका होना क्यों जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति की शरीर व संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व राज्य के ऊपर ही होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी बन जाती हैं कि राज्य तत्काल व्यक्ति को उसकी सुरक्षा उपलब्ध नहीं कर पाता, और इस कंडीशन में राज्य ने जो निजी सुरक्षा के अधिकार दिए हैं व्यक्ति को, वह उनका प्रयोग करते हुए अपनी निजी सुरक्षा को बनाए रख सकता है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर से बाहर घूमने गए और जैसे ही आप किसी जंगल के रूट से जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति वहाँ से निकलता है और आपको धारदार हथियार से डराता है, और यदि आपको लगता है कि वह आपके जीने का अधिकार छीन रहा है या आपकी सुरक्षा खतरे में है, तो तब आप निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उसकी हत्या तक कर सकते हैं और आप किसी अपराध के योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया और अपनी निजी सुरक्षा को बनाए रखा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में रात्रि के समय दो चोर आते हैं चोरी करने के लिए, और चोरी करते वक्त आप उनको देख लेते हैं। जब आप उनको देख लेते हैं तो वह आपको धारदार हथियार से डराने का प्रयास करते हैं या फिर रियल में आपको ऐसी चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे आपकी हत्या तक हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपकी सुरक्षा पूर्णतः आप पर डिपेंड है कि आप उसको कैसे बनाए रख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इस कंडीशन में उनकी हत्या भी कर दोगे तो आप पर किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ऐसा किया और आपने अपनी निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया। अब हम एक बात और जान लेते हैं। आपको निजी सुरक्षा का अधिकार है और उसमें आप अपनी सुरक्षा को बनाए रखते हुए किसी दूसरे की हत्या तक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात जानना ज़रूरी है कि आप हत्या का प्रयोग तभी करोगे जब सामने वाला आपको उस सीमा तक क्षति पहुंचाने के लिए तैयार हो, और यदि आप इस सीमा को पार करते हैं तो आप एक अपराध के योग्य होंगे और आप एक अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे। चलिए इस बात को भी आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप बाज़ार में सामान लेने गए और बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और भीड़ में आते जाते व्यक्ति आपसे टकरा जाएं और आपका सामान बिखर जाए। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी सुरक्षा खतरे में है और आप अपनी निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए सामने वाले को क्षति पहुंचा दें, और उस हद तक क्षति पहुंचा दें जिस सीमा तक वो आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता या उसका ऐसा कोई वास्तविक विचार नहीं था। यदि आप इस कंडीशन में उस व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं या उसकी हत्या कर देते हैं तो तब आप एक अपराधी के तौर पर सूचित किए जाएंगे और आप उस अपराध के दंड योग्य होंगे।
चलिए अब जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता की किन किन धाराओं में निजी सुरक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो निजी सुरक्षा के अधिकार का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 96 यानी 96 से 106 तक में किया गया है। आइए निजी सुरक्षा के अधिकार की एक एक धारा को विस्तार से व संबंधित केस के द्वारा समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीसी की धारा 96 में क्या बात कही गई है। तो आईपीसी की धारा 96 में ये बात कही गई है कि ऐसी कोई भी बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। इस धारा में ये बात कही गई है कि यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसको आपने अपनी निजी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किया है और उसको बनाए रखने के लिए आपने अपने निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया है, तो वह कार्य किसी भी भारतीय दंड संहिता में अपराध नहीं है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आप सुबह बैंक में पैसे निकालने के लिए गए और उधर से आप जब पैसे निकाल कर वापस आ रहे हो तो रास्ते में आपको दो व्यक्ति मिलते हैं जो आपको धारदार हथियार से डराकर आपके पैसे छीनना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो संपत्ति है की जो सुरक्षा है वो खतरे में है। तो इस कंडीशन में आप अपने निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उनको चोट पहुंचा सकते हैं और यह किसी भी भारतीय दंड संहिता में कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया। यहाँ तक कि यदि वह आपको मारने की धमकी देते हैं या फिर आपको मारने का प्रयास करते हैं तो आप अपनी शरीर की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यदि उनकी हत्या तक भी कर देते हैं तो भी वह किसी भारतीय दंड संहिता में अपराध नहीं है, क्योंकि आपने अपनी निजी सुरक्षा का अधिकार का प्रयोग किया। तो चलिए अब समझते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 97 को कि इसमें क्या बात कही गई है। तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 97 है इसमें दो बातों का उल्लेख किया गया है। पहला शरीर की सुरक्षा से संबंधित है और दूसरा संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। तो जो शरीर की सुरक्षा से संबंधित है उसमें बात कही गई है कि आप अपने शरीर की या किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर की सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और इस संदर्भ में आप कोई अपराध नहीं करेंगे या फिर किसी अपराध के भागी नहीं होंगे। इसी प्रकार संपत्ति की सुरक्षा के संदर्भ में भी यही बात कही गई है कि आप अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं और अपने निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और इस संदर्भ में आप किसी अपराध के भागी नहीं होंगे। तो चलिए इसको भी समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। शरीर की सुरक्षा के संबंध में एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि रात्रि के समय आपके यहाँ पर कुछ चोर चोरी करने के लिए आते हैं और चोरी करते वक्त आपकी माता उनको देख लेती है। चोर आपकी माता को जान से मारने का प्रयास करते हैं और ऐसा करते हुए आप भी उनको देख लेते हैं, तो आपको ये अधिकार है कि आप अपनी माता की निजी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उनकी हत्या तक कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप किसी अपराध के भागीदार नहीं हैं। इस बात से ये पता लगता है कि निजी अधिकार न सिर्फ स्वयं के लिए है बल्कि दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा के अधिकार को बचाने के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप और आपकी माता एक पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं। जाते वक्त कुछ चोर उनके हाथ से सामान छीनने का प्रयास करते हैं और छीनते वक्त उनके हाथ में चोट लग जाती है। तो इस संदर्भ में आप उन चोरों को पकड़ने के प्रयास में यदि उनको एक गहरी चोट दे देते हैं तो आप किसी अपराध के बागी नहीं होते हैं। और इस संबंध में पता लगता है कि संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार न सिर्फ आप अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं बल्कि आप एक अन्य व्यक्ति के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं।
आइए जानते हैं आईपीसी सेक्शन 98 के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 98 क्या कहती है। देखिए, जो आईपीसी सेक्शन 98 है उसमें यह व्याख्या की गई है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आक्रमण करता है जो या तो पागल हो या बालकपन में हो या समझ के अभाव में हो, तो वह कोई अपराध नहीं करता। लेकिन जिस व्यक्ति पर आक्रमण किया जाता है वह व्यक्ति अपने निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग उस परिस्थिति में भी कर सकता है। आइए चलते हैं, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए कि मुकेश पागलपन के असर में सतीश को जान से मारने का प्रयत्न करता है। मुकेश किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु सतीश को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह मुकेश के सही होने की दशा में रखता। आइए इस धारा को एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं। मान लीजिए मुकेश रात्रि में एक ऐसे गृह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। सतीश सद्भावना पूर्वक मुकेश को गृह भेदक समझकर मुकेश पर आक्रमण करता है। यहाँ सतीश इस भ्रम के अधीन मुकेश पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता, लेकिन मुकेश को सतीश के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब सतीश उस भ्रम के अधीन कार्य न करता। आइए समझते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 99 को कि इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। यहाँ आपको एक नई बात जानने के लिए मिलेगी कि कब आप अपने निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या किन किन परिस्थितियों में आप इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 99 में क्या प्रावधान है। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावनापूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वे निर्देश विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 99 से संबंधित कुछ केस के बारे में। तो इसमें पहला केस लेते हैं हम, लोक अभियोजक बनाम सूर्य नारायण का मामला। क्या होता है इसमें कुछ कस्टम अधिकारियों को खोज करने पर पता चला कि यमन से भारतीय सीमा में अवैध सामानों की तस्करी हुई। खोज के समय तस्करी करने वालों ने पदाधिकारियों पर आक्रमण किया और उन्हें चोट पहुंचाई। अपने बचाव में उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यमन विदेश भूमि नहीं है, क्योंकि इस संबंध में भारतीय टैरिफ एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत घोषणात्मक सूचना नहीं दी गई थी। यह धारण किया गया कि पदाधिकारियों ने पूर्ण सद्भावना से कार्य किया था, अतः अभियुक्तों को निजी सुरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं था। आइए जानते हैं आईपीसी सेक्शन 99 से संबंधित दूसरे मामले को, जो कि रणजीत का मामला है। इसमें एक आरक्षी ने अपने पदाभास में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। धारण किया गया कि उस आरक्षी के विरुद्ध किसी प्रकार की निजी सुरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं था, यद्यपि वह गिरफ्तारी पूर्णतः न्यायानुमत नहीं थी। अब आता है कुंवर सिंह का मामला। इसमें नगर निगम के पदाधिकारियों ने अपनी सीमा में आवारा पशुओं की धरपकड़ के लिए एक धावक दल राइडिंग पार्टी का गठन किया। इस धावक दल का कार्य पूर्ण रूप से न्यायानुमत था, अतः उनके विरुद्ध अभियुक्त को निजी सुरक्षा का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं था। लोक पदाधिकारियों की सहायता। निजी सुरक्षा का अधिकार उस समय भी उपलब्ध नहीं होता जब उत्पन्न खतरे को लोक पदाधिकारियों की सहायता से टाला जा सकता हो एवं ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय हो। यह नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति विधि को अपने हाथों में नहीं ले सकता। इस संबंध में पक्षकोरी का एक महत्वपूर्ण मामला है। फिर जहां दोनों पक्षकारों में खुलकर लड़ाई हुई हो,
वहाँ उनमें से किसी को भी निजी सुरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। दोनों अपने अपने कार्यों के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी दशा में भी निजी सुरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने तक नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। इस प्रकार धारा 99 की यह व्यवस्था काफ़ी हद तक निजी सुरक्षा के अधिकार को मर्यादित करती है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग उस सीमा से अधिक नहीं कर सकता जितनी निजी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। आइए जानते हैं आईपीसी सेक्शन 100 के बारे में। इसमें क्या उल्लेख है, क्या विस्तार किया गया है, चलिए जानते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में यह बताया गया है कि आप अपने शरीर की प्रतिरक्षा करते समय कब किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या या मृत्यु कारित कर सकते हैं। इस संदर्भ में आपको 5 बातों का ध्यान रखना होगा कि आप कब अपने शरीर की प्रतिरक्षा करते वक्त हत्या कर सकते हैं या मृत्यु कर सकते हैं। पहला, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका हो कि ऐसे हमले से आपकी मृत्यु हो सकती है। दूसरा, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसा हमले का परिणाम घोर उपहति होगा या घोर चोट लग सकती है। तीसरा, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। पांचवा, व्यापहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। और छठा, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 101 के बारे में कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में परगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अध्ययन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 101 के बारे में, इसमें क्या प्रावधान किया गया है। आइए शुरू करते हैं। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। शुरू करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 103 में क्या वर्णित है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अध्ययन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छाएं कारित करने तक का है यदि वह अपराध जिसके किए जाने के या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है परगणित या भांतियों में से किसी भी भांति का है। अर्थात पहला, लूट, दूसरा, रात्रि गृहभेदन, तीसरा, अग्नि द्वारा दृष्टि जो कोई किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलियान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चौथा, चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 104 में यदि वह अपराध जिसके किए जाने या जिसके किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार है जो पूर्वगामी अंतिम धारा में परगणित या भांतियों में से किसी भांति का न हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता, किंतु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अध्ययन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 105 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्ति युक्त आशंका प्रारंभ होती है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक अथवा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने या संपत्ति प्रत्याभूत हो जाने तक बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति का या तत्काल व्यक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्टि करता रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्रि गृहभेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृहभेदन से आरंभ हुआ गृह अत्याचार होता रहता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 106 जिस मामले से मृत्यु की आशंका युक्ति युक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से न कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मुकेश पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शीशों को अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शीशों में से किसी शीशु की अपहानि करे तो मुकेश कोई अपराध नहीं करता। चलिए समझते हैं शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित कतिपय सामान्य सिद्धांत को। इसमें क्या बात कही गई है और किन केस में ये बात कही गई है। सबसे पहला केस था योगेंद्र मोरारजी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। इस प्रकरण में क्या बात कही गई है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में कतिपय सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है और इस सिद्धांत में 5 बातों का वर्णन किया गया है। चलिए जानते हैं एक एक करके। पहला है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे किसी कार्य के विरुद्ध नहीं मिलता जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है। दूसरा, इस अधिकार का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब शरीर के प्रति कोई वास्तविक एवं तत्काल खतरा सामने हो। तीसरा, यह एक प्रतिरक्षात्मक अधिकार है न कि दंडात्मक अथवा प्रतिकारात्मक अधिकार है। चौथा, इसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक उस समय होता है जब धारा 100 में वर्णित परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं। पांचवा, जहां लोक पदाधिकारियों के संरक्षण प्राप्त करने का युक्ति युक्त समय एवं अवसर उपलब्ध हो वहां इस अधिकार का उद्भव नहीं होता। आइए जानते हैं दूसरे मामले में जो डोमिनिक बनाम स्टेट ऑफ केरल का मामला है। इस प्रकरण में क्या बातें कही गई हैं देखते हैं एक एक करके। पहली, इस अधिकार का प्रयोग करते समय किसी व्यक्ति को उतनी अपहानि से अधिक अपहानि कारित नहीं की जा सकती जितनी की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है। दूसरा, शरीर पर प्रतिकूल आक्रमण की ऐसी युक्ति युक्त आशंका होनी चाहिए कि यदि प्रतिरक्षा न की गई तो उस आक्रमण से मृत्यु या घोर उपहति कारित हो सकती है। तीसरी, अधिकार का प्रयोग तब तक प्रारंभ नहीं किया जा सकता जब तक कि आक्रमण की युक्ति युक्त आशंका मस्तिष्क में उतर नहीं जाती। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और इससे संबंधित जो भी अध्ययन सामग्री है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।